बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डायलिसिस का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है टीबी। ठीक है, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर हम उर्दू में देखें तो हम इसको क्या कहते हैं, तप। ठीक है, टीबी। टीबी क्या है? टीबी यानी कि जो तपदक है, ये एक इंतहाई मुतअद्दी और मुहलिक बीमारी है। ठीक है। मुतअद्दी और मुहलिक बीमारी मीन्स के ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। हाईली कॉन्टिजियस डिजीज है। ठीक है। और बहुत ज्यादा महलक का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक, इसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। अच्छा, अगर हम टीबी की बात करते हैं तो इसकी मेन वजह क्या है, ये किस वजह से होती है? ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। उस बैक्टीरिया का नाम है, कि उसकी वजह से होती है। और ज्यादातर केसेस, तकरीबन 75% में, ये जो बैक्टीरिया होता है ये फेफड़ों पे असर करता है, लंग्स के ऊपर, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी है। जब फेफड़े कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, जब फेफड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है, फिर जब हम जोर से बात करते हैं या थूकते हैं, तो टीबी के बहुत से जरासीम हवा में खारिज होते हैं और करीबी जो भी अफराद होते हैं उनके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अगर हमारा जो मदाफती निजाम है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, अगर तो वो मजबूत होता है तो टीबी के जरासीम फेफड़ों में दाखिल होने के बाद बीमारी पैदा नहीं कर सकते। ये जरासीम जिस्म में एक हिफाजती खौल में कई साल तक महफूज रह सकते हैं बगैर बीमारी की अलामत जहर किए। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम या हमारा मदाफती निजाम कमजोर हो जाता है तो ये जरासीम जो होते हैं ये फाल हो जाते हैं, यानी कि एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बीमारी पैदा करते हैं। अब वैक्सीनेटर जो होते हैं उनकी क्या ड्यूटी है? ये है कि वो कम्युनिटी के तमाम अफराद की सेहत, खास तौर पर फेफड़ों की, टीबी के मरीजों की सेहत का खास ख्याल रखें। ये बीमारी एक काबिल इलाज है, लेकिन शर्त ये है कि इसको टाइम के ऊपर इस बीमारी को इलाज किया जाए। ठीक है। अच्छा, टीबी के इलाज के क्या बेटा, ये इसकी कुछ कोर्सेज हैं। टीबी डॉट्स जिसको हम कहते हैं, यानी कि टीबी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज। ठीक है। इसमें क्या है, अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो टीबी के डॉट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज, टीबी के इलाज के लिए 6 से 8 माह का मुफ्त इलाज मुकम्मल करना जरूरी है। पाकिस्तान में टीबी बहुत आम बीमारी है। तकरीबन 250,000 अफराद टीबी से मुतासिर हैं और टीबी की शरह बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में 6 नंबर पर है। इसी वजह से 2001 में हुकूमत पाकिस्तान ने WHO की सिफारिश के मुताबिक तमाम सियाती मराकज में एमरजेंसी टीबी कंट्रोल प्रोग्राम डॉट्स के नाम से नाफिज किया। ठीक है। डॉट्स मीन डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्सेज। वो अफराद जो टीबी से मुतासर होने के ज्यादा खतरे में, वो कौन कौन से? उसके अंदर बेटा जो एजेड लोग होते हैं, यानी कि ज्यादा बुजुर्ग अफराद हैं, वो जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, या जिनमें खुराक की कमी वाले अफराद होते हैं, कीमोथेरापी लेने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट करवाते हैं या कैंसर के पेशेंट होते हैं ना, तो उनको टीबी भी हो जाती है। और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं और वो जो जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो ऐसे मरीजों के अंदर टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, टीबी की बीमारी की क्या अलामात हैं और क्या निशानियां हैं? सबसे पहले है कि मुसलसल खांसी। ठीक है, ये खांसी बगलम या खून के साथ भी हो सकती है। सेकंड नंबर पे है थकन और कमजोरी। अगर मुस्तकिल थकन और कमजोरी महसूस होती हो तो ये टीबी की अलामत है। वेट लॉस, वजन में कमी हो तो फिर की, ठीक है, टीबी की आम अलामत है। बुखार, सर्दी का लगना, खासतौर पर दोपहर में या शाम के वक्त ऐसा होता है। रात के वक्त पसीना बहुत ज्यादा आना, भूख में कमी होना, टीबी के मरीजों में भूख कम हो जाती है जिससे गजायात में कमी हो जाती है। सांस लेने में मुश्किल पेश आना, फेफड़े मुतासिर होते हैं जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है और सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द खांसी की वजह से तो सीने में भी दर्द महसूस होता है। अच्छा, ये तो अलामत थी। और इन पेशेंट को कौन सी एहतियाती इकदामात या प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए?
सबसे पहले तो ये है कि इस तरह के पेशेंट्स को अलग रखना है, ठीक है। यानी कि जो भी उसका ये इन्फेक्शियस पीरियड होता है, जब तक डिजीज का जरासीम उसकी बॉडी के अंदर है, उसको मुसलसल खांसी हो रही है, तो हमने ऐसे पेशेंट को सेपरेट करके रखना है, अलग आइसोलेट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उस पेशेंट को जहां पे रखना है, वेंटिलेशन, खास तौर पर बंद जगहों में मुनासिब हवादारी टीबी के फैलाव के खतरे को कम करके अलग से रूम हो, रूम में इस तरह की वेंटिलेशन हो कि वो जरासीम दूर जाए, वहां पे मौजूद पास वाले दूसरे अफराद को मुतासिर ना कर सके। उसके बाद स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन, और उसके बाद हेल्थ एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि सामने पेशेंट को ये बताना है कि उसने की जो जो अलामत है वो किस तरीके से वो कम हो सकती हैं, उसने क्या ख्याल रखना है, क्या चीज उसने खानी है, पीनी है, कहाँ रहना है, क्या करना है, इस सारी चीजों के बारे में हमने इसको एजुकेट करना है। अच्छा, ये तो थी टीबी। सेकंड जो डिजीज है हमारे पास वो है डिप्थीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया क्या होता है? अगर हम डिप्थीरिया की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली है गर्दन तोड़ बुखार इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि गर्दन जिसमें हमारी आ जाती है, गला वगैरह, ये उसका भी बुखार होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया खास तौर पर कैसे फैलता है? जो रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, इनके जब हम बात करते हैं या हमें खांसी आती है या छींकी आती है, तो जरासी जो हवा के ड्रॉपलेट्स, सॉरी, जो पानी के ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, तो वो हवा में फैल जाते हैं। फिर उसी हवा में जब दूसरे लोग सांस लेते हैं तो ये बैक्टीरिया उनके अंदर भी चला जाता है। और इस बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा डेंजरस एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हमारे बॉडी में फैलता है। फिर 2 से 6 वीक्स के अंदर वो जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स होता है वो फिर हमारे पूरे ब्लड में चला जाता है। फिर हमारे गले में जो होती है स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। गले के अंदर दर्द होता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, और ऐसे लगता है कि सांस नहीं आ रही, तो फिर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए जो होती है उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। डिप्थीरिया की वैक्सीन्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है टेटनस और पर्टोसिस, ठीक है, डीटीपी, ठीक है, ऑफ डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टोसिस, इसको हम कहते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये देखिए कॉम्बिनेशन में देखते हैं, डिप्थीरिया की वैक्सीन, टेटनस और पर्टोसिस, ठीक है। पर्टोसिस कहते हैं वो खांसी जिसमें खांस खांस के साथ जो होती है बगलम खाना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बीमारी है खसरा, ठीक है, मेजल्स। खसरा, खसरा क्या है? खसरा एक इंतहाई मुतअद्दी यानी कि इन्फेक्शियस वायरल इन्फेक्शन है, जो कि एक वायरस, मोरबीला वायरस, ठीक है, मोरबीली, MORBALLI की वजह से फैलता है। ये वायरस बुनियादी तौर पर सांस के जरात यानी कि रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू मुंतकिल होता है, और सांस के निजाम के अलावा हमारे दीगर अज़ा को भी मुतासिर करता है। खसरा जो होती है के लिए वैक्सीन शुदा अफराद में शदीद पेचीदगियां पैदा हो सकती है। जो गैर वैक्सीन अफराद होते हैं, यानी कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, उनमें फिर अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वैक्सीन के जरिए इसका बचाव जो होती है वो मुमकिन है। इसकी क्या अलामत है और क्या इसमें एहतियाती तदबीर है? अगर हम अलामत की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा बुखार, खांसी, नाक से पानी आता है, आंखें रेड हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद है कॉप्लिक स्पॉट, यानी कि मुख्तलिफ छाले की तरह, जैसे ब्लिस्टर नहीं होते, पानी वाले छाले टाइप्स होते, उस तरह से बन जाते स्किन के ऊपर। क्या एहतियात करनी चाहिए? वैक्सीनेशन मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा मौसर जो हिफाजती इकदाम है, वैक्सीन लगवाना होता है, और इस बात को यकीनी बनाना है कि अफराद खसरा की वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करें, ताकि वायरस के खिलाफ हमारे जिस्म पे इम्यूनिटी डिवेलप हो, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगा तो वो वायरस को उतनी जल्दी हमारी बॉडी से बाहर रिमूव करेगा। और जो इस तरह के इफेक्टेड पर्सन होते हैं या जो मुतासर अफराद हैं, उनसे हमने रब्ता कम करना है, परहेज करनी है। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है नमूनिया। नमूनिया, ठीक है, नाम से शो है, ये फेफड़ों की बीमारी होती है। इसमें फेफड़ों में सोजिश हो जाती है, हवा की थालियां खासतौर पर जो ईयर सैक्स होते हैं वो मुतासर होती हैं, और ये भी जो कि मुख्तलिफ चीजों की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस की वजह से हो सकती है, या इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। बैक्टीरिया जो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है, निमोनोकोकस भी हम उसको कहते हैं, ये बैक्टीरिया है। वायरस बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, RSV वायरस इसमें शामिल है, फंगस है, ठीक है, मुख्तलिफ हो सकती है। इसकी अलामत क्या है?
खांसी होती है, बुखार होता है, गले के अंदर सोज या चेस्ट में पेन, इंसान थक जाता है, ठीक है, सांस लेने में मुश्किल होती है। और जब इंसान सांस लेता है तो फिर बहुत ज्यादा, एक तो दूसरा इनके रात को पसीना बहुत ज्यादा आता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, इसकी कुछ अलामत है। प्रिकॉशंस क्या है? वही वैक्सीनेशन सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है, हमने नमूना के खिलाफ जो होती है वैक्सीनेशन है, नमूनोकॉकल वैक्सीन लेनी चाहिए और सफाई वगैरह का खास ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट डिजीज है हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस, जैसा कि नाम से सबको पता बेटा है कि लीवर के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं। ये मुख्तलिफ अवामिल की वजह से होती है, जैसे कि खास तौर पर ये वायरस, और इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं और मुख्तलिफ वायरस, जैसे हेपाटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। और ये खराब खास तौर पर जो अगर हम आलूदा खुराक या आलूदा पानी के जरिए, ठीक है, ये बीमारी फैलती है जो हेपाटाइटिस ए वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी जो होते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है, और जो मुतासर अफराद के खून के इसकी वजह से फैलता है, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से फैलता है, ठीक है। और या जैसे अगर माँ को ये डिजीज है, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो ड्यूरिंग डिलीवरी माँ से बेबी के अंदर भी जो होती है बीमारी मुंतकिल हो सकती है। हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। ज्यादातर मुतासरा अफराद के खून से भी ये होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बताई हुई कि किस तरह से ये हेपेटाइटिस की बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, या चीजों वगैरह को आपस में मुश्तरका, जैसे सिरिंज होती है, अगर एक पेशेंट को डॉक्टर ने लगाई है, वही सेम सिरिंज वो दूसरे पेशेंट के लिए यूज कर रहा है, तो उसके अंदर ये वाली डिजीज जो होती है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस डी। ठीक है, ये हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। ये भी अफराद में ज्यादातर पाई जाती है जिनको पहले हेपेटाइटिस सी से मुतासिर होते हैं, ठीक है, या हेपेटाइटिस डी की जो दिए जो सॉरी हेपेटाइटिस बी से, यानी कि जिन अफराद को हेपेटाइटिस बी होता है, उन्हीं को अगर वो अनट्रीटेड रहता है या वो रिकवर नहीं होते, तो फिर उनको हेपेटाइटिस डी भी हो जाता है। और जो हेपेटाइटिस के बाद ई जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ए। जिन अफराद को हेपेटाइटिस ए होता है तो उनको हेपेटाइटिस ई भी हो जाता है। और हेपेटाइटिस ई के भी जो ट्रांसफॉर्मेशन की वही सोर्सेज हैं जो हेपेटाइटिस ए के हैं। अलामत क्या होती है इसमें जो होती है? इसकी अलामत में अगर हम बात करें, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस हो जाती है, यानी कि जर्द पीला हो जाना जिल्द और आंखों का, थकन, मुसलसल कमजोरी, पेट में दर्द, तकलीफ, खाने की में कमी होती है। उसके बाद नोजिया, वॉमिट, पेशाब का गहरा रंग, पकाने या हल्के मिट्टी के रंग होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, कुछ अफराद में बुखार भी हो सकता है। और जो हमारा लीवर होता है या जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाता है। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन दस्तियाब है। खतरे अफराद के लिए आमतौर पर वो ही प्रिस्क्राइब की जाती है। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, ये बचा रहे, क्योंकि आपको हमने पढ़ा था ना कि किस वजह से ट्रांसफर होता है, तो उन्हीं चीजों को हमने कंट्रोल करना है। उसके बाद शेयरिंग करना, जो पर्सनल आइटम होते हैं उनको कभी भी, जैसे रेजर, टूथब्रश, सोया, इन चीजों को कभी भी हमने शेयर नहीं करना। और गुड हाइजीन प्रैक्टिस का ख्याल रखना है, खाने से पहले, वॉशरूम आने जाने से पहले हाथ धोने हैं, गंदा अगर कंटेमिनेटेड सरफेस को हाथ लगाए हैं, कोई इस तरह सर्जरी की है, इस तरह के पेशेंट्स को डील किया है, तो हैंड वॉश लाजमी करने हैं। उसके बाद है बी क्वेश्चंस विद टैटो, या उसके बाद जो पर्सिंग में एहतियात करनी चाहिए कि टैटो और पर्सिंग वगैरह ये जो जिस्म के ऊपर थे वो ना बनाए, इससे ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। इंजेक्शन अद्वियात में लगाते हैं, जो सिरिंज को एक अफराद से दूसरे अफराद में कभी भी सेम सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मुसलसल स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करनी चाहिए, और जो पेशेंट होते हैं उनको बाकायदा ये एडवाइस करनी चाहिए कि वो अपने टेस्ट जो होती है मुसलसल करें और उनको यकीनी बनाए। उसके बाद है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो होती है हामला खवातीन जो हेपेटाइटिस बी से मुतासर होती है, उन्हें माँ से बच्चे मुंतकली के लिए एहतियाती तदबीर बतानी चाहिए, और उन वोमेन्स को डेली बेसिस के ऊपर अपना चेकअप करवाना चाहिए, और उनको उन तमाम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए जिसकी वजह से डिजीज जो होती है वो बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है। ट्रैवल प्रिकॉशंस, ऐसे इलाकों में जहाँ पे ये वबा फैली होती है हेपेटाइटिस ए की, ई ज्यादातर पाया जाता है, गंदे पानी, गंदी खुराक की वजह से तो ऐसे इलाकों में नहीं जाना चाहिए। खून की हिफाजत, ब्लड सेफ्टी मेजर्स करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है टेटनेस।
टेटनस क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। और बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्राडियम बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। टेटानी उसकी वजह से होता है, जो कि एक जहर पैदा करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टीनोस्पाज्मिन। ये बैक्टीरिया के स्पोर्स जख्मों, ठीक है, वजह से, या जहाँ पे कोई छींक वगैरह वाले जख्म होते हैं उनमें दाखिल हो सकते हैं, जिससे जहर खारिज होता है। टेटनस के आम जराए में आलूदा मिट्टी, धूल, गोबर वगैरह शामिल हैं। अच्छा, टेटनस के पेशेंट के लिए क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं? सबसे पहले मसल स्टिफ हो जाते हैं, सबसे नुमायां होती है पट्टों का सख्त हो जाना, आमतौर पर जो जबड़े होते हैं, लाख, गर्दन वगैरह। तो उसके बाद जब मसल स्टिफ हो जाते हैं, गर्दन के पट्टे खास तौर पर, तो फिर निकलने में मुश्किल होती है, ठीक है। डिफिकल्टी इन सॉइलिंग, कुछ भी नवाला हलक से नहीं नीचे जाता। स्टिफनेस ऑफ नेक मसल, जिससे गर्दन के मसल सख्त हो जाते हैं। उसके बाद बुखार और पसीना वगैरह बहुत ज्यादा आता है। और दर्दनाक पट्टों के दौरे हो सकते हैं, मसल स्पाज्म, ठीक है, जिसमें रोशनी या शोर वगैरह की वजह से मुख्तलिफ हरकत जो होती है पैदा होती हैं। इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैनी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, और पेट का झुकना, शदीद केसेस में पट्टों के दर्द की वजह से पेट झुक जाती है। पट्टों की सख्ती की वजह से जो होती है पेट में दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एहतियात क्या चाहिए? एहतियाती तदबीर में हमने वैक्सीनेशन सबसे अहम और बहुत अच्छा इसका हिफाजती इकदाम है। बुनियादी वैक्सीन मुस्तल आमतौर पर बचपन में दिए जाते हैं, और अगर इसकी खुराक जो कि हर 10 साल बाद तजवीज की जाती है, यानी कि हमने इसको रिपीट करना होता है, ठीक है, 10 ईयर्स की। बूस्टर डोजेस वगैरह रिकमेंडेड की जाती है। अच्छा, ये हमारी कुछ डिजीज थी जिनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। जिसके लिए हमने हमारे पास वैक्सीनेशन वगैरह थी। तो इसमें से हमने जो जो डिजीज डिस्कस की हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमने टीबी डिस्कस किया। मैं एक दफा आपको रिपीट कर देती हूँ ये कौन कौन सी डिजीज है। अच्छा, ओके, सबसे पहले हमारे पास है टीबी। ओके, उसके बाद है डिप्थीरिया। उसके बाद है मलेसिस, नमूनिया, हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस के बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था टेटनेस, ठीक है। ये कुछ डिजीज है, आपने जिसमें चीज याद रखनी है, हर एक बीमारी की डेफिनेशन, यानी कि उसकी तारीफ आपको पता होनी चाहिए, उसकी काज, उसकी वजह क्या है। जैसे टेटनेस तो है, ये क्लोस्ट्राडियम टेटनी की वजह से होता है। फिर इन बीमारियों की वजह से ये बीमारियां कैसे फैलती हैं, इनकी अलामत क्या है, क्या निशान होते हैं इन बीमारियों के, और इनका बचाव क्या है। आपने ये 3 4 पॉइंट सारे बीमारी के डिजीज में याद रखने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी। अल्लाह हाफिज।